नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को। तो जो आज का टॉपिक है आपका वो है हीट एंड ट्रांसफर। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस 1000 ओम व्हेन अ करंट ऑफ द 0.1 एम्पियर पासेस थ्रू इट फॉर 25 सेकंड। तो ये जो हीट जनरेटेड होती है वो होती है आपकी आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई क्या दे रखा है यहाँ पे, आई आपका दे रखा है जो आपका करंट है, तो ये दे रखा है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, आर आ जाएगा आपका कितना 1000 और टी आ जाएगा 25 सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 1000 इंटू 25। ये 2 पॉइंट्स हटा दूंगा तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगी 10 और ये हो जाएगा आपका 250। तो इतनी एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी या जनरेट होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ अर्थन पॉट के। यहाँ पे घड़ी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, घड़ी की। तो एक्चुअल में जो पानी आपका गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है उसका कारण होता है कि उसमें आपको एवोपरेशन देखने को मिलता है। अब गड़बड़ मत कर देना, एक आपका वेपराइजेशन होता है, एक होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। जबकि वेपराइजेशन जो होता है आपका, जो आपका वेपराइजेशन होता है वो आपका हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके जैसे आपका एवोपरेशन होने लग जाता है तो वो क्या करने लग जाता है, आपके पानी को ठंडा करना स्टार्ट कर देता है अंदर की तरफ। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है इन एन अर्थन पॉट वाटर गेट्स एवोपरेटेड थ्रू द पोर्ट्स। आप जानते हैं कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या होता है पानी एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है क्विकली एंड कूलिंग इज बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन। अब होता क्या, जैसे जैसे एवोपरेशन आता है, अब जानते हैं एवोपरेशन का काम होता है कि वो क्या करना लग जाता है, सब्सटेंस को कूल करने लग जाता है। याद रखना एवोपरेशन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है या कोई भी अगर आपका मटेरियल है तो वो धीरे धीरे करके ठंडा होने लग जाता है। तो जो घड़ा होता है उसमें एवोपरेशन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। इससे क्या होता है कि आपका पानी जो है वो ठंडा बना रहता है। फॉर दिस सम हीट एनर्जी इज यूटिलाइज एंड सिंस इट देन दिस इज टेकन फ्रॉम द वाटर इट लीड टू द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेम्परेचर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो अगर मैं बोलूँ कि एटमॉस्फेयर किस तरीके से, रेडिएशन जो होता है वो सनलाइट को बोलते हैं। लाइट है एक तरीके की ग्रे है आपकी, तो रेडिएशन का सन रेडिएशन की बात हो तो सनलाइट है मेनली। अब यहाँ पर जो फिनोमेना आता है वो आता है कॉन्वेक्शन फिनोमेना। कौन सा आता है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन हमेशा जो होता है वो क्या करता है, आपका गैसेस फॉर्म में होता है। किस में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। मतलब जो क्या होता है कि आपका कोई भी चीज़ लिक्विड से गैसेस में बदलती है तो वहाँ पे जो फिनोमेना देखने को मिलता है आपका, कौन सा देखने को मिलता है, कॉन्वेक्शन देखने को मिलता है। सॉलिड, ये जो आपका कंडक्शन होता है, ये जब हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड से सॉलिड में होता है, मतलब सॉलिड होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। और एमिशन में अभी समझा देता हूँ आपको। तो देखो लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द कॉन्वेक्शन। याद रखना कि जब कभी भी बात की जाती है कि एटमॉस्फेयर गर्म किस कंडीशंस होता है तो वो आपका कॉन्वेक्शन होता है, जिसे संवहन बोला जाता है। इन केसेस ऑफ द लिक्विड एंड द गैसेस द ट्रांसफर ऑफ द हीट टेक्स प्लेस थ्रू द कॉन्वेक्शन। याद रखना अगर हीट ट्रांसफर की बात की जाती है लिक्विड्स और गैसेज में तो वो याद रखना कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल थ्रू द वाटर, गैस, एयर एंड अदर लिक्विड्स। In convection, the heat energy is transferred by the actual movement of the particles from one place to another. Whenever a liquid or a gas is heated, the molecules of these substances becomes lightened. अब सिंपल सी बात है, जैसे आपका क्या होगा, कॉन्वेक्टेड होगा अगर मान लीजिए लिक्विड, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होने लग जाएंगे, आपके लाइटेंड होने लग जाएंगे। गैसेस के साथ भी यही होता है। एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन कूलर मॉलिक्यूल सेटल डाउनवर्ड एंड हीटेड, और फिर जब ठंडे हो जाते हैं फिर नीचे की तरफ आने लगे क्योंकि डेंस होने लग जाते हैं। इन दिस वे द एटमॉस्फेयर ऑफ द आवर अर्थ इज हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन। रेडिएशन इज द प्रोपगेशन ऑफ द और द एमिशन ऑफ द एनर्जी। याद रखना कि रेडिएशन बोला जाता है जब क्या होती है आपकी हीट एनर्जी है या आपकी जो क्या होती है जैसे सनलाइट है वो एमिट होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है। इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स और द रेस, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, रे या फिर वेव्स फॉर्म में होता है रेडिएशन। कंडक्शन की अगर बात करें, इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और हीट थ्रू अ पासेज ऑफ द मीडियम। इसके लिए क्या होता है आपका, कोई सॉलिड प्रोपगेशन चाहिए होता है। दिस डिस्चार्ज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रेडिएशन एंड द गैसेज इज नोन एज द एमिशन। आपके लिखा हुआ है द डिस्चार्ज एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का पैदा होना या फिर उसका क्या होना, निकलना, बाहर निकलना, वो आपका एमिशन में आ जाता है। जैसे एमिटेड, जैसे आपका बोल सकते हैं कि रेडिएशन एमिट हो रहा है सन से और वो किस तरफ आ रहा है आपका, बोल सकते हैं अर्थ की तरफ। फिर यही चीज़ आपका रात के टाइम पे क्या होता है, आपका टेरिटोरियल एमिशन देखने को मिलता है। ये जैसे बोलते हैं आपका टेरिटोरियल या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उल्टा चलता है जब आपका, तो वो भी आपका एमिशन होता है।
तो यहाँ पर याद रखना कि रेडिएशन एंड द कंडक्शन प्रोसेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व बट द कॉन्वेक्शन इज डोमिनेंट। याद रखना कि रेडिएशन जरूर होता है, कंडक्शन भी होता है, पर कॉन्वेक्शन डोमिनेट करता है, इसलिए कॉन्वेक्शन यहाँ पे आंसर आएगा आपका। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब कोई जैसा सॉलिड है, जैसे ये पानी गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे सॉलिड है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है बाय द सॉलिड हो रही है, इसे कंडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। जब आपका यहाँ पर पानी है वो गर्म हो रहा है और वो आपका क्या हो रहा है, वेपर में बदल रहा है, तो उसे कन्वेक्शन मेथड बोला जाता है। और यहाँ पर जो हीट आ रही है वो रे और वेव की फॉर्म में आ रही है, तो ये आपका रेडिएशन फॉर्म होता है। अच्छा, अगर मैं कई सारी चीज़ें बताऊँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि आप जानते हैं जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ आता है तो उसे एवोपरेशन बोला जाता है। याद रखना, जब वाटर वेपर सीधे डायरेक्ट तौर पे ऊपर की तरफ आ जाए तो उसे एवोपरेशन बोला जाता है। और जब वो बाय प्लांट्स आता है, याद रखना, जब वो बाय प्लांट्स आता है या बाय ट्रीज जो भी होगा आपका, तो उसके थ्रू आता है तब उसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। सीधे अगर ऊपर की तरफ आ जाए, जैसे आपको वाटर सीधे ऊपर की तरफ एवोपरेशन है, बाय प्लांट्स आए तो उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दोनों ही एक ही जैसी कंडीशन है। जैसे ही क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है, आप जानते हैं इनका क्या क्या होती है, जब काफ़ी गर्मी हो जाती है तो हॉट पड़ जाती है आपकी क्या एयर, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और एक टाइम के बाद क्या होती है, जैसे वो कूल डाउन करती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेंस होने स्टार्ट कर देते हैं और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, और वो क्या होगा, आपका गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका जो वाटर आपके क्या होते हैं, सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर फॉर्म में ड्रॉपलेट के थ्रू नीचे की तरफ आते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं, जब कंडेंसेशन होता है उसका ठंडा होना, और जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है नीचे की तरफ आपका पानी आने लग जाता है, उसे बोलते हैं पासिफिकेशन। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सर्फेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन इन द सेवर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल एट द लिक्विड। तो सबसे पहले कंडीशन ये पढ़ते हैं यार कि जो वाटर की डेंसिटी है मैक्सिमम जो पकड़ता है, मैक्सिमम वाटर डेंसिटी जो लेता है वो लेता है आपका किस डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपके मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, जो ऊपर है ऊपर ही रहेंगे, जो नीचे है वो नीचे रहेंगे। तो पहले लिखा था डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम इन द 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो गलत है आपका, 4 डिग्री पे होता है। सिंस द सर्फेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट इज लॉस्ट, नहीं ये गलत है। आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है। आइस आपकी क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ये आपने याद रखना है। गुड कंडक्टर नहीं होती, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, अब आपने देखा होगा कि खासकर जब आपका बर्फीला मौसम होता है तब भी मछलियाँ क्या होती है, लेक में या पॉन्ड में जिंदा रहती हैं। उसका कारण होता है ऊपर तो आपकी क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है आइस की, किस तरह से आती है वो बता दूंगा, पर नीचे मछलियाँ जिंदा रहने का कारण ये है कि जो आपका टेम्परेचर जो सेट होता है आपका अंदर पानी का, जहाँ पे मछलियाँ चलती हैं, वो हो जाता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपने याद रखना है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ गुड कंडक्टर ऑफ हीट द मटेरियल दैट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू दैम इजिली इज कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे आपका कॉपर, सिल्वर एंड आयरन आ जाता है। द बैड कंडक्टर ऑफ हीट और द इंसुलेटर जिन्हें बोला जाता है द मटेरियल दैट डजंट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू दैम इजिली इज कॉल्ड द इंसुलेटर। जैसे आपका लकड़ी आ जाता है, वुड, आइस भी आती, ग्लास, प्लास्टिक आ जाते हैं। हीट ट्रांसफर मेनली टेक्स प्लेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है। और हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से होता है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपका क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। अच्छा आके देखो लिखा हुआ है एयर चेंजेस टेम्परेचर फास्टर देन द वाटर, बिल्कुल सही है कि आपका जो हवा में होता है उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी आपका ठंडा होता है बजाय किसके, वाटर के। सो इन विंटर द एयर कूल्स डाउन बिफोर द वाटर। तो क्या होता है सर्दियों में क्या होती है कि आपकी जो हवा होती है वो जल्दी आपकी ठंडी पड़ती है बजाय किसके, वाटर के। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, द वाटर ऑन द सर्फेस इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर। अब क्या होता है कि जो वाटर होता है आपका सर्फेस में, सर्फेस वाटर जो होता है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था, जैसे ये आपका सर्फेस वाटर है, तो ये क्या होता है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है किसके, एयर के। एंड देयरफॉर फ्रीजेस फर्स्ट बिफोर द वाटर एट द बॉटम। तो ये क्या करता है कि एयर के कांटेक्ट में होने वजह से क्या होता है कि जल्दी आपका क्या हो जाता है, इस वाली लेयर में क्या होता है कि जल्दी आपका फ्रीज होने लग जाता है। पहले यहाँ से आपका, क्योंकि ऊपर एयर है नीचे आपका वाटर है और एयर जल्दी ठंड, तो ये कूल डाउन करना स्टार्ट कर देती इस लेयर को। कूल डाउन करेगी तो ये आपका बर्फ में चेंज हो जाएगी, या फिर क्या होता है धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है हाई टू लो। तो जो आपका टेम्परेचर होगा वो गिरने लग जाएगा किसका, पानी का। मान लीजिए पानी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो नीचे की तरफ आएगा, पर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 4 डिग्री, उसके बाद नहीं गिरेगा अंदर का बिल्कुल। अच्छा आगे लिखा हुआ है एंड देयरफॉर फ्रीजेस फर्स्ट बिफोर द वाटर एट द बॉटम। अच्छा नाउ सिंस आइस इज लेस डेंस, याद रखना है कि दूसरी चीज़ आपने याद रखना है, एक तो आपका क्या होता है इंसुलेटर का काम करता है, दूसरा एक चीज़ याद रखना है कि आइस की हमेशा जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, तभी तो आइस क्या होती है आपकी वाटर के ऊपर तैरती है। अच्छा इट कंटिन्यू टू फ्लोट एंड द डजंट सिंक, और ये क्या होती है आपके नीचे की तरफ नहीं बैठती है। दिस आइस सीट्स कीप गेटिंग थिकर एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर। अब ये क्या होता है कि ऊपर की तरफ आपकी लेयर बन जाती है, अब नीचे तो डूबेगी नहीं, तो आपकी जो बोल सकते हैं ये आपकी जो लेयर बन जाती है किसकी, आपकी आइस की, तो ये क्या कर देती है एक हिसाब से ये पूरे ऊपर के, मतलब पानी के ऊपर की जो पूरी सतह होती है उसे ढक देती है। अब ये किस तरीके से काम करेगी, एज अ इंसुलेटर काम करेगी, मतलब ये अंदर आपकी हीट को नहीं जाने देगी। बात समझ में आ गई। अच्छा
अब होता क्या, दिस साइज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है बिटवीन द कोल्ड एंड द वार्म वाटर एट द बॉटम, दिस इज वाई द वाटर एट द बॉटम स्टेज लिक्विड। तो क्या होता है, तभी क्या होता है कि नीचे आपका जो पानी होता है, फिर एक और कंडीशन आती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या होगा, धीरे धीरे कम ही होगा ना, क्योंकि आपका क्या होता है, हीट जो होती है वो हाई टू लो जाना स्टार्ट कर देती है। हालांकि लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, इंसुलेटर का काम करेगी, फिर भी क्या होगा, धीरे धीरे करके, पर होता क्या है, फिर कंडीशन आती है, hence we can say that the ice is a bad conductor of heat, that's why the water at the bottom of the lake remains at the in the liquid। अब होता क्या, ये तो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, the density of the water is the maximum at the 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखना कि पानी जो होता है ना आपका, मछलियाँ क्यों जिंदा रहती हैं, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे जैसे आपका क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, मान लीजिए ऊपर जो एयर है वो -5 में, यहाँ पर क्योंकि ये आइस जमने लग गई तो 0 डिग्री से नीचे आ जाएगी। तो एक टाइम क्या होता है कि आपका जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करा देगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर आने लगे, जो आपके क्या होंगे, बोल सकते हैं भारी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो भारी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। आपके क्या करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जो आपके कैसे होते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जैसे जैसे आपके ठंडे होंगे, ठंडे मॉलिक्यूल्स हमेशा नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके मुकाबले में जो थोड़ा सा कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। अब बोलोगे गर्म कहाँ से हुए, उनके मुकाबले में बोल रहा हूँ, तो वो ऊपर की तरफ इतना क्या बोलते हैं, उठना स्टार्ट कर देते। आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप देखते होंगे जब पानी गर्म होता है, तो आपके जो क्या होते हैं नीचे से मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, जो आपकी क्या होती है, बोल सकते हैं हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी जगह कौन लेते हैं, उनके मुकाबले में जो कम क्या होते हैं आपके, गर्म होते हैं। तो इस तरीके से चलता है, पर ये तब तक चलता है जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ना जाए आपका टेम्परेचर। उससे क्या होता है कि आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम ले लेता है। इसके बाद मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका क्या करने स्टार्ट बंद कर देते हैं, आपका ट्रांसफर करना बंद कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो अंदर का जो टेम्परेचर बना रहता है वो 4 डिग्री के आसपास बना रहता है। यहाँ पे आपका आइस बन जाती है, जो इंसुलेटर काम करती है, मतलब क्या बोलते हैं, आपका हीट को अंदर नहीं जाने देती, और मछलियाँ क्या रहती हैं आपकी, जिंदा रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के लिखा हुआ, अच्छा बाकी पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, कंडक्शन मैंने पढ़ा भी था अभी, और देखो लिखा, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सॉलिड्स where the heat transfer takes place without the movement of the medium particles is called the conduction. By heating one end of a metal rod we can feel hotness at the other end। अच्छा कॉन्वेक्शन की बात करें, the mode of heat transfer in the fluids where heat transfer takes place due to the movement of the particles of the medium is called the convection। heating of the water in a pot, ठीक है। रेडिएशन की बात करें, the mode of the heat transfer where heat is transferred from one place to another place without affecting the medium particles is called the radiation। चलो आगे चलते हैं। अब देखो लिखा, व्हेन वी प्लेस आवर हैंड नियर बाय द बर्निंग गैस स्टोव देन वी कैन फील द हॉटनेस। इसी को क्या बोला जाता है, रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। और ये होता है, देखो ये आपका, देखो यहाँ पे डेंसिटी थी, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर आपका ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री, ये 10 पे, तो पहले क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, देख रहे हो, डेंसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये इंक्रीज होनी स्टार्ट करती है। जैसे 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं आप, हीट बढ़ाने लगते हैं, डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। पर 4 डिग्री पे वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट लेती है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट कर देती है अपना, तो याद रखना। तो मैक्सिमम डेंसिटी 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड है, 39.2 फ़ारेनहाइट है, पर आपने 3.98 याद नहीं करना, 4 डिग्री पे आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट आता है, सी ब्रीज इज फॉर्म्ड इन द एरिया नियर टू सी शोर। बिल्कुल सही है, सी ब्रीज बनते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो ये वही है आपका जो आपका देखने मिलता है, कौन सा, कॉन्वेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये भी कौन सा आपका कॉन्वेक्शन ही है। तो लिखा हुआ है कि सी ब्रीज इज फॉर्म्ड इन द एरिया नियर द सी सोर्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्वेक्शन। क्या होता है, आपका पानी गर्म होना स्टार्ट कर देता है, अभी दिखा दूंगा आगे। कॉन्वेक्शन इट इज मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट एक्चुअल मैटर इन लिक्विड एंड द गैसेस। ट्रांसमिशन ऑफ द हीट टेक्स प्लेस थ्रू दिस प्रोसेस ड्यू टू द सोलर हीट लैंड एंड द सी वाटर गेट हीटेड अकॉर्डिंग टू दियर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें, स्पेसिफिक हीट कई बार पूछा जाता है। द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1। अच्छा, जब किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसके मास में, 1 यूनिट मास में, वो कितने डिग्री में होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा, तो उसे बोला जाता है आपका स्पेसिफिक हीट। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपके मास में जो 1 यूनिट मास आपका चेंजेबल होता है, उसी को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन लैंड, हैंस द ग्राउंड इज हीटेड मोर द क्विकली। हैंस एयर सराउंडेड द ग्राउंड गेट हीटेड ड्यू टू द कंडक्शन। अब कंडक्शन हो गई भाई, सॉलिड में हो रहा है। हैंस द वार्मर एयर बिकम्स लाइटर देन द कूलर एयर एंड बिकॉज ऑफ द वार्म एयर मूव्स अपवर्ड एंड द कूलर एयर रिप्लेसेज इट द क्रिएट द सी ब्रीज एंड एज वार्मर एयर। तो ये देखो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, कंडक्शन वगैरह तो पढ़ा दिया। देखो होता क्या है कि आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी, जब क्या होती है, बिल्कुल आपका सनी डे है, मतलब आपका धूप लगी हुई है, तो कंडीशन ये होती है कि लैंड जल्दी आपका क्या होता है, गर्म होता है बजाय किसके, वाटर के।
तो दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे आपकी जो क्या होती है, जो लैंड होती है वहाँ पर क्या होने लग जाता है, गर्मी की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा पड़ता है तो आपकी जो क्या होती है एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, ऊपर की तरफ ऐसे 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 उठने लग जाती हैं। क्यों उठती हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाता है, गर्म हवा बनने लग जाती है। लैंड में क्या होता है, गर्म जल्दी हो जाता है तो आपकी गर्म हवाएं बनने लगती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो आपका जो यहाँ पर बन जाता है वो लो प्रेशर बन जाता है, नीचे के बन जाता है लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ गई। अब होता क्या है कि उसके मुकाबले आपका जो क्या है सी है, वहाँ पे जो आपका पानी है वो कैसा ठंडा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो एक कंडीशन होती है एयर की कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। जैसा मैंने बताया था टेम्परेचर जो होता है हमेशा हाई टू लो चलता है, वैसे ही एयर कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ पर हम जैसे बोल सकते हैं हवाएं ठंडी होंगी तो क्या लग जाएंगी, यहाँ से हाई प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, मुकाबले में हाई प्रेशर होगा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो क्या होगा, इस प्रेशर को पूरा यानी कि भरने के लिए, मतलब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट कर देंगी। कहाँ से, सी से। तो सी से हवाएं चलेंगी कौन सी, ठंडी, यहाँ से ठंडी चलेंगी तो ये इस तरफ आएंगी और यहाँ से गर्म हवाएं इस तरफ निकल जाएंगी ऊपर। तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं और जो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं। तो हवाएं कहाँ से कहाँ की तरफ चल रही, तो आपने देखा सी से किस तरफ चल रही है, सी से आपका लैंड की तरफ चल रही है। बात समझ में आई, हवाएं इस तरीके से चलती हैं। सिंपल से याद रखना आपने बात कि जहाँ पर आपका क्या बन जाता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर कहाँ बनती है, जहाँ पे हीट जल्दी पकड़ती है। लो प्रेशर बन जाएगा तो उस तरफ हवाएं बहेंगी, वहाँ की तरफ हवाएं बहती हैं। तो अगर देखो किस तरफ बह रही है, आपका लैंड की तरफ बहती है। पर कहाँ से बह रही है, आई कहाँ से, ये ब्रीज कहाँ से आई, मतलब ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, सी से आ रही हैं। हवाएं कहाँ से बहती है ये भी याद कर लेना, हवाएं हमेशा वहाँ से बहती हैं जो मुकाबले में थोड़ा ठंडा होता है, जहाँ पे ठंडी हवाएं रहती हैं तो वो बहती हैं आपकी। तो यहाँ से हवाएं आएंगी, आई कहाँ से, सी से। तो दिन के टाइम पे आपका क्या चलती है, सी ब्रीज चलती है। सागर से, मतलब जो आपका सी से होती है वो लैंड की तरफ आपकी क्या चलती है, हवाएं चलती है। दूसरा, रात को क्या होता है कि वही कंडीशन है कि जो आपका पानी होता है वो आपका क्या होता है, जितनी देरी में, अगर इसके मुकाबले बोलूँ, लैंड के मुकाबले बोलूँ, तो जितनी देरी में वो क्या होता है, आपका पानी गर्म होता है उतनी देरी में वो ठंडा भी होता है। और लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। रात के टाइम पे क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जो आपका सी वाटर होता है वो देर से आपका क्या होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पर कंपेरिजन में क्या होती है आपकी, आपका जो ये होता है ये वाटर में कैसे बन जाते हैं, आपकी यहाँ पर आपकी गर्म हवाएं बन जाती हैं, कंपेरिजन में बनती है, याद रखना। तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी रात के टाइम पे, यहाँ से उड़ जाएंगी क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होगा इसके मुकाबले। सी वार्मर होता है, ये कूलर होता है, तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। उसके मुकाबले यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और हवाएं कहाँ से कहाँ की तरफ चलेंगी, यहाँ की तरफ चलेंगी, यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगी, चल गई। और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। तो अब हवाएं कहाँ से चल रही हैं, तो लैंड से चल रही हैं, किस तरफ, आपका सी की तरफ। और अगर लैंड से चल रही है तो इसे लैंड ब्रीज बोला जाता है। तो याद रखना लैंड ब्रीज हमेशा किस टाइम पे होता है, नाइट के टाइम पे होता है। और वही चीज़ अगर मैं बोलूँगा सी ब्रीज कब होता है, तो ये आपका डे के टाइम पे होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या लॉस एनर्जी, नहीं, जरूरी नहीं है कि हीट लॉस ही हो। बीइंग टू मूव फास्टर बिकम हैवियर, बिल्कुल सही है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से, तो वो क्या हो जाएंगे, फास्टर मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स। होता है जैसे हीट अप करते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाता है, आपको वाइब्रेट करने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन द हीट एनर्जी गिवन द एक्साइटेड द molecules and hence increases its kinetic energy because of the which molecules start moving faster and its velocity is known as the root mean square of the velocity of the molecules. Heat is simply a form of the energy. Therefore, when it is applied to an object, the energy is taken up by the molecules of the object, due to which they begin to vibrate faster. As a result of this increase in the motion, the molecules move away from each other, which result in the expansion of the object. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमंग द मेटल्स। तो अगर इनमें मैं बात करूँगा तो सिल्वर की होती है, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी आपकी सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है। तो ये आपने याद रखना है। आपने देखा होगा कि आप बोला जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे जो सबसे बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, तो सिल्वर होता है। पर सिल्वर की तारें नहीं लगा जा सकती, काफ़ी महंगी होती है। उसकी जगह क्या लगा दी जाती है, फिर एल्यूमिनियम की लगा दी जाती है। तो ये आपने याद रखना है। या फिर किसकी लगा दी जाती है, कॉपर की भी लगा दी जाती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी इज कैपेबिलिटी ऑफ द मेटल टू कंडक्ट हीट। कितनी जल्दी वो हीट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, संचालित कर सकता है। तो सिल्वर की होती है 1.01 कैलोरी पर सेकंड होती है थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर की 0.99 होती है, एल्यूमिनियम की 0.50 होती है और आयरन की 0.163 आपकी होती है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर आयरन की। अच्छा, विच गैस अमंग द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द मैक्सिमम रेडिएशन इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ये क्या होता है, आपका हीट लॉकिंग एजेंट होता है। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम होता है हीट को लॉक करना और ये बहुत ज़रूरी होता है।
ताकि जो हमारे बोल सकते हैं पृथ्वी का जो तापमान है वो एकदम से नीचे ना गिर जाए रात को। ऐसा नहीं कि दिन में आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रात को आपको -30 होता है। तो होता क्या है कि रात को जब आपका टर्सरी आपका रेडिएशन होता है, तो टर्सरी रेडिएशन होता है जब आपकी हीट बाहर निकल रही होती है। रात के टाइम पे क्या होता है, हीट बाहर निकल रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करता है, हीट को लॉक करता है। पर एक कंडीशन है, तो एक तो जरूरी ये आपका कैसा होता है, जरूरी भी इसेंशियल भी है कार्बन डाइऑक्साइड का होना। पर याद रखना जब क्या होता है कि आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एमिट करते हैं, तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी और ये हीट को और ज़्यादा क्या करेगा, लॉक करेगा। इससे होगा क्या, टर्सरी रेडिएशन आपका पूरी तरीके से रुक जाएगा, काफ़ी हद तक रुक जाएगा, जिससे पृथ्वी क्या होगी, रात के टाइम पे गर्म पड़ेगी। अगर पृथ्वी गर्म पड़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनती है, और आपके जो क्या होंगे पोल्स के जो आपकी क्या होगी आइस होगी वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट द वार्म द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड re-radiated by the greenhouse gases. That trapping of the heat is known as the greenhouse effect. Radiation heat transfer happens in the gases because of the movement of the atoms and the molecules. Greenhouse gases in the atmosphere absorb the infrared radiation. याद रखना कि इंफ्रारेड भी कैसी होती है आपकी, जो सन से निकलती है, मेनली कौन से निकलती है आपकी, इंफ्रारेड ही निकलती है, ऑफ द हायर वेवलेंथ एंड द वार्म द एटमॉस्फेयर वैल्यू ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज एज द फॉलो। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 56.4% के आसपास करती है, मीथेन होती है 16.3%, ओजोन जो होती है आपकी बैड ओजोन जो होती है 10.2% के आसपास होती है, जो आपकी कहाँ की तरफ होती है, ट्रोपोस्फेयर की तरफ होती है। ओजोन याद रखना दो तरीके की होती है, एक बैड एक गुड। गुड जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें N2 की बात करें तो 5.4% होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये होता है, देखो अर्थ बजट देखेंगे, अर्थ एनर्जी बजट देखेंगे, तो ये आपका सन है, तो ये रेडिएशन आया, तो होता क्या, कुछ आपका रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर हो जाता है, कुछ आपके जो बादल होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाके लास्ट में आपका कुछ बचता है। जैसे ये देखो इनकमिंग रेडिएशन 340.4 के आसपास है, जबकि एब्जॉर्ब जो सरफेस जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो आधा ही कर पा रहा है 163.3। रात के टाइम पे क्या होता है, रेडिएट होता है, तो रेडिएट जैसे एमिटेड बाय द सरफेस 398.2 और ये आपका बाहर की तरफ 239 चली जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना, ये तब है जब आपका CO2 क्या होगा, जब ज़्यादा एमिशन नहीं हो रहा होगा। अगर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिला तो ये जो आपका टर्सरी रेडिएशन है ये हो नहीं पाएगा पूरी तरीके से अच्छे से, और हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। हीट बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी और वो क्या चली जाएंगी आपके। अब सिंपल सी बात है कि होता क्या है कि यहाँ पर क्या लग जाती है आपकी, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाता है। कहीं पर भी लो प्रेशर बन जाएगा तो हवाएं कहाँ से चलेंगी, पोल से चलेंगी, फिर जो आपकी ठंडी हवाएं होंगी, और ये हवाएं उस तरफ चल जाएंगी, किस तरफ, पोल्स की तरफ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये हीट को क्या करती है, लॉक कर देती हैं, जो खतरनाक है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चलता है, जो बहुत जरूरी होता है सरफेस के लिए, अर्थ के लिए बहुत जरूरी है कि उसका टर्सरी रेडिएशन जो कैपेसिटी होती है CO2 जो है उसे क्या करे, आपका हीट को लॉक करे। पर अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये खतरनाक है, ये आपने याद रखना है। इसके लिए कॉन्वेंशन भी साइन हुआ है, जैसे आपका बोलते हैं आपका कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में साइन हुआ था। 192 कंट्रीज़ ने इसे साइंड और रेटिफाई किया था। भारत भी इसका सदस्य। अच्छा, कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं किया, तो कनाडा ने रेटिफाई किया था पर विड्रॉ हो गया था, जबकि अमेरिका इसका पार्ट नहीं है। टारगेट था 2012 के मुकाबले कि हमें क्या करना है, इसे 5.2% से क्या करना है, कम करना है। इसके लिए कुछ 6 आपकी प्रमुख गैसेज आती हैं, कुछ बोल सकते हैं, जैसा आपका मीथेन आ जाती है जिसके कारक हैं, जैसा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, उसके नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है N2, उसके अलावा आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, परफ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड आ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज में इन्हें लिया जाता है। इसके अलावा आपके वाटर वेपर्स आ जाती हैं कुछ, और कुछ आपकी ओजोन गैसेज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका टारगेट था कि CO2 के ग्रीन हाउस की जो आपकी गैसेज हैं उनके एमिशन को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोलर कुकर इज ऑलवेज कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट टू। तो ये क्या करता है आपका, अब रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा भाई, इसका काम होता है करना क्या, हीट को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट द हीट रेट इनसाइड द कंटेनर। और इसमें कौन सा आपका मिरर लगा होता है, तो इसमें आपका कॉनकेव लगा होता है, जो कन्वर्ज आपका करता है हीट को, या बोल सकते हैं कि इसको रेडिएशन को एक पॉइंट पे। तो लिखा हुआ है सोलर कुकर, वी कुक अवर फूड इन द सोलर कुकर बट इंस्टेड ऑफ द यूजिंग गैस और द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज द सनलाइट। द term solar cooker thus refer to a device that cooks with the solar energy. It works on the principle of the converting light's energy to heat energy. The trapped light energy is not allowed to the escape and hence it get the concentrated producing appropriate heat level to the cook the food. अच्छा, component of the solar cooker तो लिखा हुआ था box style solar cooker is most popular type of the solar cooker. Its component are the black box आता है, तो लिखा हुआ the box is made of the insulated metal of the wood and
इज ब्लैक ऑन द इनसाइड टू एब्जॉर्ब द मोर हीट। आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब करता है काफ़ी ज़्यादा हीट को। इट एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। ग्लास प्लेट लगी होती है, द ग्लास प्लेट परफॉर्म टू फंक्शन। कौन कौन से? द सनलाइट passes through the glass plates as it acts as a road for the ample sun rays to enter the solar cooker. The sunlight coming through the glass plate is trapped inside, याद रखना, by it. It prevents the sunlight to escape from the cooker. It provides more heat radiation within the cooker and thus prevent the radiation of the। तो ये क्या करता है, आपका अंदर की तरफ आपका रिफ्लेक्शन डालने लग जाता है, TIR की तरह समझो, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे हीट तो बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर की तरफ ही घूमती रहती है। प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर लगा होता है, इट इज यूज टू डायरेक्ट सनलाइट टू फॉल ऑन द ग्लास प्लेट। कुकिंग कंटेनर लगा होता है, जनरली एल्यूमिनियम कंटेनर, टू ऐड इन द कुकिंग। वर्किंग देख लेते हैं, सोलर कुकर सेटअप इन द सन विद द प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर सो दैट ये रिफ्लेक्टर लगा होता है प्लेन मिरर का, दैट अ पावरफुल बीम ऑफ द सनलाइट रीचेज द बॉक्स थ्रू द ग्लास प्लेट एंड द स्टे विद इट। The heat emitted by the sunlight's radiation absorbed by the blackened metal surfaces in the boxes increases the temperature of the blackened metal surfaces to around 100 degree centigrade. The food is then cooked appropriately. तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का फंक्शन होता है। मैं आगे दिखा दूंगा, एक और पिक्चर है। The function of the glass plate is allowed an ample amount of sunlight to pass through it and enter the cooker. Also it functions to prevent the heat formed by the entering the sunlight from the escaping. Thus the glass plate prevent the heat radiation from the escaping and allow it to remain with the container. अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे लगा होता है, एक आपका रिफ्लेक्टर हैंडल लगा होता है यहाँ पर। ये रिफ्लेक्टर आपका क्या है, सतह है। डबल हिंजेस आपके यहाँ पे लगे होते हैं। ये मिरर क्रॉस है। इसके बाद एडजस्टिंग रॉड लगी होती है जो इसको एडजस्ट करती है ऊपर नीचे। ग्लास प्लेट नीचे लगी होती है। यहाँ पे नर्ड स्क्रू F5 लगा होता है। स्क्रीन लगी होती है, ग्लास फ्रेम्ड, नीचे की तरफ आपका हैंडल लगा होता है। वुडन बॉडी बाहर से लगी होती है क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करती है, बाहर नहीं आने देती हीट को। हैंडल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इधर उधर ले जाने के लिए होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आपकी सनलाइट है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यहाँ से आपकी हीट अंदर गई सीधे। अब देखो, एक तो सीधे तौर पे अंदर की तरफ जा रही है, एक क्या टकरा के अंदर जाएगी पर अंदर ही। यहाँ पे एक ग्लास लिड लगी होती है, उसके बाद ब्लैक पॉट्स लगे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, और यहीं पे आपका ब्लैक ट्रिप पेन लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि गर्म हो जाता है इंसुलेशन। और बाहर की तरफ क्या लगा होता है, आपका वुड का बना होता है, जैसे जो एक इंसुलेटर काम करता है, जो आपका हीट को बाहर नहीं आने देता। अच्छा, लेटेंट हीट कॉरस्पॉन्ड टू द चेंज इन द हीट एट द कांस्टेंट। याद रखना कि लेटेंट हीट एक इस तरीके की हीट होती है जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका गैसेस में, या फिर उल्टा कर सकती है। बजाय बोलते हैं कि यहाँ पर आपकी हीट क्या नहीं होती, आपकी यहाँ पे सॉरी आपका टेम्परेचर क्या नहीं होता, आपका बदलता नहीं, कांस्टेंट रहता है। तो लिखा हुआ है लेटेंट हीट कॉरस्पॉन्ड टू द चेंज इन द हीट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, latent heat is the energy released or absorbed by a body or the thermodynamic system during a constant temperature process. Latent heat is defined as the heat energy that is absorbed or released during the transition phase of the substance. It can be either the transitions of a gas to the liquid or a liquid to a solid. तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जब आपका ट्रांजिशन होता है तो गैस टू अ लिक्विड और लिक्विड टू अ सॉलिड, उल्टा गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू द वेपर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब आपका क्या कर सकता है, एक फेज को दूसरे फेज में चेंज कर सकता है, चेंज नहीं होगा पर टेम्परेचर में। लिखा हुआ है इज रिलेटेड टू द हीट प्रॉपर्टी कॉल्ड द एंथैल्पी। ये किससे संबंधित है, एंथैल्पी से। लेटेंट इज एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ द फेजेस द एटमॉस्फेरिक और द ओशन वाटर वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड द मेल्टिंग। आगे लिखा द लेटेंट हीट वाज इंट्रोड्यूस इन द into the calorimetry around the 750 by the Joseph Black. The latent heat for a given mass of a substance of the calculated Q equal to ml होता है। याद रखना Q इक्वल टू, यहाँ पे Q क्या आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और द एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ द फेज ऑफ द सब्सटेंसेस। M आपका मास है, मास ऑफ द सब्सटेंसेस है। L आपका स्पेसिफिक हीट है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आइदर फॉर द फ्यूजन और द वेपराइजेशन। इसका जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो किलो जूल पर केजी होता है। अब SI यूनिट होती है जूल पर केजी, और डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L2 T-2। टेम्परेचर की बात करें केल्विन के, आपका ये तो क्योंकि आपका कैसा है फंडामेंटल यूनिट तो के ही होगा। प्रेशर जो होता है वो आपका क्या होता है, F/A होता है। पास्कल इसका होता है आपका SI यूनिट, ये होता है m1 L-1 T-2। और वॉल्यूम की बात करेंगे मीटर क्यूब होता है आपका, और ये L क्यूब होता है। और एनर्जी की बात करें जूल, तो ये ml2 T-2 इसका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ सॉलिड से जब क्या लिक्विड में चेंज करते हैं तो ये जो पोजीशन आ रही है यहाँ पे लेटेंट हीट क्या हो रही है, आपकी फ्यूज्ड हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो वो प्रोसेस जहाँ से सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है पर आपका टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका लेटेंट हीट बोला जाता है। अब लिक्विड से आपका गैसेज में बदल रहा है तो यहाँ पर भी आपका क्या बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एट द लिक्विड टर्न्स टू गैस। तो ये आप याद कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर का था ये। तो ये था आपका वीडियो रिलेटेड टू हीट एंड एनर्जी।
तो होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है, उसके बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। आपका इसके अलावा जो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है वो मिल सकता है आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। फेसबुक पे मैं बता दूं, फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं इसी नाम से, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।